नमस्कार पेपर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पेपर्स पे। मेरा नाम है सत्यम भट्ट। आज की तारीख है 11 मई और चलिए शुरू करते हैं हमारा हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली कहानी है दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम की, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है। ये बेसिकली स्कीम है रेगुलेट करने के लिए कैब ड्राइवर्स लाइक ओला और उबर को और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जोमेटो, स्विगी इत्यादि। तो स्कीम में क्या क्या है और इसको किसको किसको इफेक्ट करेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है। स्कीम दो चीज़ों के लिए लॉन्च की गई है। एक तो जो इन कैब सर्विस में लोग चाहते हैं उनकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए, और दूसरी जो पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। ये स्कीम मैंडेटरी करती है कि कैब एग्रीगेटर्स लाइक ओला और उबर को एक पैनिक बटन उनके कार में इंस्टॉल करने के लिए, कि जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगी 1112, जो कि दिल्ली का इमरजेंसी नंबर है उससे। तो अगर किसी आप कैब में जा रहे हैं और आपके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो आप वो 112 का पैनिक बटन दबा सकते हैं, जिससे डायरेक्टली कॉल जाएगी दिल्ली के इमरजेंसी नंबर को। इसके अलावा ये इस स्कीम में और भी बोला गया है कि ये डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी या डंजो को कन्वेंशनल फ्यूल से ईवी व्हीकल्स में फोर्स करेगा। ये अप्रैल 1 2030 तक उनको अपनी कन्वेंशनल फ्यूल्स वाली गाड़ी को हटा करके उन्हें ईवी व्हीकल्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा। स्कीम में ये भी बोला गया है कि कैब सर्विस प्रोवाइडर्स और डिलीवरी सर्विस एग्रीगेटर्स को एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फास्टर किसी भी कंप्लेन अगर कस्टमर की आती है उसको जल्दी से जल्दी उसका निवारण हो सके। और जिन भी ड्राइवर्स की रेटिंग पुअर है उनको दोबारा से ट्रेनिंग करने के प्रावधान इसमें है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है कि बेसिकली आप देखोगे दिल्ली और कई अन्य प्रदेशों में पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी इशू को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, ताकि पॉल्यूशन कम हो और जो पैसेंजर की सेफ्टी है वो भी बढ़े। इसके अलावा इसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी है, ताकि जो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनको इंसेंटिव मिले कि अपनी पुरानी पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली व्हीकल्स को हटा करके वो ईवी पे करें। तो अगर कोई कंपनी अपनी नई गाड़ी अगर ईवी को ऑनबोर्ड करती है मतलब दोबारा लाती नई गाड़ी को अगर ऑनबोर्ड करती है कंपनी के यूज़ करने के लिए, तो उनको जो लाइसेंस फी है वो बिल्कुल ज़ीरो पे करना पड़ेगा। और अगर सेम नई गाड़ी वो पेट्रोल या डीजल की ऑन बोर्ड करते हैं तो उनको एक हाई लाइसेंस फी करना पड़ेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कर रही है कि जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा। तो इस हमने स्कीम का देख लिया। स्कीम के दो ऑब्जेक्टिव यही है कि सेफ्टी ऑफ पैसेंजर अलॉन्ग विथ सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि पॉल्यूशन कम हो। आ जाते हैं हम अगली कहानी पे। इस समय सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही ऐतिहासिक मामला चल रहा है। बेसिकली जो कपल्स हैं गे सेक्स या अन्य इत्यादि, उनकी शादी को लीगली मेटरलाइज करने के लिए केस चल रहा है कि उनको संवैधानिक मान्यता दी जाए और उनको लीगली माना जाए कि वो एक कपल है। तो इसी उपलक्ष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वो और अन्य स्टेट्स की राय जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने और स्टेट्स को एक पत्र लिख के भेजा था कि उनकी राय क्या है। उसी के रिप्लाई में आया है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अपोज किया है लीगली रिकॉग्नाइज करने को सेम सेक्स मैरिज को। और अन्य 6 स्टेट्स जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, मणिपुर और सिक्किम है, उन्होंने बोला है कि किसी भी फैसले पे आने से पहले वो चाहते हैं कि इस पे पब्लिकली डिबेट हो, तब वो अपना फैसला सुना सकते हैं कि वो इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। मगर राजस्थान ने पूरी तरीके से बोला है कि वो अपोज करती है लीगली रिकॉग्नाइज करने को सेम सेक्स मैरिज के लिए है। तो ये फैसला इस समय काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसपे सबकी आंखें बनी हुई हैं। बता दें कि इंडिया में अभी भी सेम सेक्स मैरिज लीगली नहीं है, जबकि होमोसेक्सुअलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस पहले था, मगर कुछ साल पहले उसको भी लीगल किया गया है। और इस इंडिया के अलावा 30 अन्य कंट्री हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया है, जो कि मोस्टली यूरोप और अमेरिकाज में आती हैं। हमारी अगली कहानी है एफआरपी के बारे में। मद्रास हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि जो सेंटर एफआरपी डिसाइड कर रही है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है।
बिल्कुल भी किसान की जितनी लागत लगती है, जिस हिसाब से जिसको एफआरपी मिलता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और उनको प्रमोट करना चाहिए कि एसआरपी तो मिले। अभी एफआरपी क्या है और एसआरपी क्या है ये हम देख लेते हैं। तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस, एफआरपी, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करती है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो जैसे एमएसपी होता है अन्य फसलों के लिए, वैसे एफआरपी होता है शुगर केन के लिए, जिसको जिसको बोल सकते हो आप कि मिनिमम प्राइस अगर कोई भी शुगर मिल किसी भी किसान से शुगर केन ले रही है तो उसको एफआरपी देना पड़ता है। इसके अलावा एफआरपी के अलावा एम एसएपी भी होता है। एसएपी कुछ ही गवर्नमेंट्स अनाउंस करती हैं जिनमें हाई हाई प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन होता है और जनरली एसएपी देखा गया है कि एसएपी एफआरपी से ज़्यादा होता है। एसएपी को जैसे कुछ गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन जगहों पे एसएपी भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। बता दें कि इंडिया सबसे सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है शुगर का आफ्टर ब्राज़ील। और इंडिया के जिन स्टेटों में सबसे अधिक शुगर केन पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद कर्नाटका। इस समय जो एफआरपी का मूल्य है वो है 305 रुपया प्रति क्विंटल, जो कि बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25% को इंडिकेट करता है। आ जाते हैं हम अगली कहानी पे। बेसिकली अगली कहानी है हमारी इंडियन स्पेस पॉलिसी ऑफ 2023 में। अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। और इस पॉलिसी का मेन एम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इंडियन स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने के लिए किया गया है। ये पॉलिसी जो है वो 5 मेन बिंदुओं पे फोकस करती है। पहला ये है कि जो पॉलिसी का मेन एम है वो सिविलियन और पीसफुल एप्लीकेशंस बनाना है इंडियन स्पेस के लिए। मेनली इनका जो मेन इन्वेस्टमेंट होगा वो सिविलियंस के लिए और एप्लीकेशंस, और जो पीसफुल काम है उनके लिए, ना कि किसी लड़ाई के लिए या युद्ध के लिए, बल्कि पीसफुल और सिविलियन काम के लिए सैटेलाइट्स और अन्य उपकरण बनाना। दूसरी बात जो इस पॉलिसी में ये बोला गया है कि स्ट्रैटेजी और रोल्स डिफाइन किया गया है इसरो की अन्य अन्य अंगों का। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस जिसको बोलते हैं, उसका रोल डिफाइन किया गया। और न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड, उसका भी रोल डिफाइन किया गया है। बता दें न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड इसरो का कॉमर्शियल विंग है, और जो इससे पहले एंट्रिक्स था उसको रिप्लेस करके अब इस नए विंग को लाया गया है, जो कि मेनली प्राइवेट पार्टनर्स से कोलैबोरेट करने में, उनसे इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगा। और थर्ड पॉइंट जिस पॉलिसी में कहा गया है कि इसरो का मेनली फोकस अब स्पेस के इक्विपमेंट्स और स्पेस की डिवाइसेस ना बना करके उनका मेन फोकस होगा आर एंड डी बनाने में, ना कि इंडस्ट्रियल लेवल पे स्पेस इक्विपमेंट बना करके, बल्कि उनका काम होगा आर एंड डी और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज वाली चीज़ें बनाना की। और जो जो नॉर्मली जो चीज़ें बन चुकी हैं और जिनका मास प्रोडक्शन स्पेस के लिए ज़रूरी होता है उसको धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे और कंपनीज को। और इन कंपनीज को बोलते हैं एनजी, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। ये नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज अब आएंगी और मास प्रोडक्शन पे स्पेस इक्विपमेंट्स बनाएंगी। तो इसी बारे में हमारा फोर्थ पॉइंट भी है कि फोर्थ पॉइंट ये है कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज जो हैं, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स होंगी, वो अपनी स्पेस व्हीकल्स को खुद बना सकते हैं, खुद ऑपरेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। उनको बस कुछ लाइसेंसेस लेने होंगे, मगर वो अपना यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। इनफैक्ट लाइसेंस भी दे सकते हैं दूसरे को, और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं सब को रेगुलेट करने के लिए हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट बोला गया है इन स्पेस की भूमिका के बारे में है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर को बोला गया है कि एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, ताकि ये जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं, और इसरो के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाए और एक प्रॉपर लेवलिंग प्लेइंग फील्ड बने नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ का, और इंडियन स्पेस में और कमर्शलाइज हो सके और न्यू प्राइवेट प्लेयर्स आए। आ जाते हैं हम अपनी अगली कहानी पे। हमारी अगली कहानी है आईएसएमआर ब्लड बैग डिलीवरी के बारे में। आईएसएमआर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने अभी सक्सेसफुल एक ट्रायल रन कंसिडर किया है
जिसमें उन्होंने ब्लड बैग का डिलीवरी कराया है ड्रोन से। और ये इनके आईड्रोन इनिशिएटिव जो है उसके तहत था ये। तो आईड्रोन क्या है? ये आईड्रोन आईएसएमआर का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो ड्रोन की वेरियस कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके मेडिकल और चीज़ों को, मेडिकल वैक्सीन्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स को वो डिलीवर करना चाहते हैं इन वेरियस रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आईड्रोन सबसे पहले यूज़ हुआ था आईएसएमआर का पैंडेमिक के द्वारा, तो वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए जो रिमोट एरियाज हैं, जो आसपास जो एरियाज हैं, वहाँ पे वैक्सीन डिलीवर करने के लिए आईड्रोन का यूज़ हुआ था। जो ट्रायल रन हुआ है वो जॉइंट कोलेबरेटिव एफर्ट था लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज का, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जीआईएमएस का, और जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का जॉइंट इनिशिएटिव था ये। और इसका फ्यूचर में क्या यूज़ होगा? इनका फ्यूचर में यूज़ होगा ब्लड, मेडिसिन और वेरियस मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो एक पार्ट ऑफ द कंट्री से दूसरी पार्ट ऑफ द कंट्री करने के लिए। ये खासकर उन जगह पे काम आएगा जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी ख़राब है और चीज़ों के ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये सब में बहुत इफ़ेक्ट करेगा। आज आते हैं हम अपनी अगली कहानी पे। हमारी अगली कहानी है गो फर्स्ट के बारे में। गो फर्स्ट एक एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने अप्रैल 2023 में अपने आप को इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित किया था, और मई में एनसीएलटी जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, उन्होंने उनकी प्ली एक्सेप्ट किया है और माना है कि हाँ वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं। इससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है उनके वेरियस लैंडर्स से, जिसमें फ्यूल सप्लायर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और डीजीसीए है। तो उन्होंने अप्रैल 2023 में अपने आप को दिवालिया घोषित किया था। और जो डीजीसीए है जो कि एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, उन्होंने मई 8 को उनको डायरेक्ट किया था कि आप आगे से अब कोई टिकट नहीं बेचेंगे। गो फर्स्ट के अलावा और भी कंपनीज हैं जो कि एयरलाइन में ऑपरेट कर रही हैं, और इंडिगो को छोड़ के मैक्सिमम कंपनीज लॉसेस में ही चलती हैं। इस समय बता दें, मार्च में इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसकी मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 58% है, फॉलोड बाय विस्तारा जिसका 9% शेयर है, और एयर इंडिया जिसको अभी टाटा ने एक्वायर किया था, उनका शेयर 8.8% है। अगर इंडिगो को और टाटा को जो फ्लीट्स ऑपरेट करती हैं उनको अगर कंबाइन कर दिया, क्योंकि टाटा की विस्तारा है और एयर इंडिया है, अगर उनके सारे टाटा और इंडिगो की सारे फ्लीट्स को कंबाइन किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अलावा 20% मार्केट शेयर बचता है, जिसमें स्पाइस जेट, एयर एशिया और जो अभी भी नई और भी नई एविएशन कंपनीज हैं वो उनको मिलता है। वो बता दें कि गो फर्स्ट ने ब्लेम किया है प्रैट और विटनी को, जो कि यूएस बेस्ड इंजन मेकर हैं, उनका प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से उनको दिवालिया घोषित हुए हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक केस हुआ था सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, जिसके तहत प्रैट और विटनी को इनको इंजन बना के देना था, मगर उन्होंने उस अवार्ड का पूरा फॉलो अप नहीं किया, जिसकी वजह से इनको एयरलाइंस मिलने में दिक्कत हुई। तो ये मेन कारण गो फर्स्ट ने दिया है उनके दिवालिया घोषित होने का। बता दें ये इंडियन एविएशन पॉलिसी जो है उससे काफ़ी बैरियर्स होते हैं ग्रोथ में, काफ़ी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ हैम्पर होती हैं। और एक और कारण है इंडियन एविएशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो ये है कि ऑलमोस्ट 80% जो कमर्शियल फ्लीट है वो लोन पे है, मतलब इन कंपनी के खुद के वो प्लेन्स नहीं हैं, जबकि उन्होंने लोन से लिया है। और जब वो लोन लेके उन प्लेन्स को चलाते हैं तो उन पे उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जो कि यूएस डॉलर्स में होते हैं, जिसकी वजह से उनके फर्दर फाइनेंशियल इफेक्ट होते हैं। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन एविएशन सेक्टर काफ़ी इश्यूज फेस कर रहा है। हमने देखा ये गो फर्स्ट के बारे में। तो ये था हमारा आज का हिंदू एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आपके पास हमारे लिए कोई भी फीडबैक हो, कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। इस सेशन का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते। नमस्कार।